मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था आपसे, क्योंकि आप ये जानती हैं कि जब बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली थी तो उसमें एक बड़ा वोट बैंक आया नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार अब है नहीं, जा चुके हैं बीजेपी के पास, तो तेजस्वी अपने बल पर क्या गठबंधन को मजबूती दे पाएंगे? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। बहरहाल मैं लौटती हूँ ज्योति कुमार सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि इंडिया अलायंस आ रही हूँ। धनंजय जी थोड़ा समय दीजिएगा, कंचना जी जरा रुकिए, बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा प्लीज। मैम ज्योति कुमार सिंह जी, कुल मिलाकर ये 400 पार और उसके बाद बीजेपी का जो कुनबा बढ़ाने का तरीका अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टियों के अंदर नाराजगी इतनी है कि सब छोड़ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की पेशानी पर क्या ये चिंता का बल नहीं दे रहा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है वोटिंग के लिए, और उससे पहले लोग छिटक कर बीजेपी के पास जा रहे हैं जो उनको मजबूती देंगे चुनाव में? अपने एंकरिंग में ही बताया कि रामविलास पासवान और उनके जो भाई और उनके बेटे दोनों की लड़ाई की बात की, दोनों में डिफरेंसेस की बात की। एक एनडीए के साथ रह गया और एक चला गया। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं छोड़ने की बात इंडिया गठबंधन से, तो आपने खुद ही बताया कि एक धड़ा वहां से निकल गया, तो ये बात गलत हो जाती है। अब बात यहाँ पर यह है कि देखिए, जब एनडीए जो अपना मकसद साध रही है 2024 के लिए, तो उस मकसद में बेसिकली वो जो अपना सोशल इंजीनियरिंग देख रही है, वो उस हिसाब से देख रही है जो कर्पूरी जी का जो अभिनव नीति था, जिसमें कि उच्च ओबीसी और निम्न ओबीसी, इसमें कि निम्न ओबीसी 36% और 27% उच्च ओबीसी में आते हैं, जिसमें कि निम्न में नाई, तेली, लोहार, कुम्हार, कहार ये सब आ जाते हैं। उच्च में यादव, कुर्मी, कोयरी ये लोग आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब जब इन बातों को ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत जब साधने का प्रयास कर रहे हैं एनडीए, तो इंडिया उस गठबंधन तो आगे है ना। अब इनका जो सीट का शेयरिंग हुआ, पूर्णिमा जी आप देखेंगे ध्यान से, सीमांचल में केवल एक सीट इन्होंने लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अररिया का। उसके बाद आप जितना देखें, आप भागलपुर, बांका, मुंगेर, किशनगंज, कटिहार, जितना ये सब एरिया आप देखेंगे, आपके पास सारा डाटा होगा, ये सारा जेडीयू ने लिया। अब आप देखें पूर्णिमा जी, अगर थोड़ा सा भी बिहार का आपको इसका थोड़ा सा पता है, तो आप देखेंगे इसमें बीजेपी और एनडीए अलायंस तो कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं पैदा है। और जहां तक नीतीश कुमार जी अपना एक जो अपना कैरेक्टर बना रखे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्टिफिकेट एक बार नहीं 1000 बार दे चुका है, पलट जाने का, दिमाग ठीक नहीं होने का, वो सारी बातों का लोगों में नीतीश कुमार का जाना आपके लिए डेंट है। आप मानिए ना, आप सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला नीतीश कुमार कहते कहते थक गए कि भाई सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लीजिए। इस इंतजार में बेचारे रुकते रुकते चले गए, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, लेकिन अभी तक हर जगह पर आप सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आ नहीं पाए हैं। तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो दिक्कत कांग्रेस के लिए भी रहा है ना, अगर बीजेपी के लिए रहा, और खास तौर से बिहार में, महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में जैसी टूट देखने को मिली, ओवरऑल गठबंधन के लिए तो समस्या है ना, जब सामने वाला 400 पार का टारगेट लेकर चल रहा है। तो अब आप अपने मन से 543 कर लें तो उसका तो कोई बात नहीं है ना। जनता चाह रही है, जनता चाह रही है इंडिया गठबंधन को, और जनता चाह रही है एनडीए अलायंस को 200-150 सीट से नीचे। ये आप कुछ बोले और भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट को तो आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 200 से नीचे जाएगी बीजेपी? हाँ, ये हम बोले, आप इसको कोट कीजिए, आप इसको कोट करें ना। कोट कर रही हूं मैं इसको कोट कर रही हूं। आप नहीं बोल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन की डिबेट में कह दिया कि 400 पार शिगुफा है और बीजेपी रहेगी 200 के नीचे। बिल्कुल, उससे भी कम रहेगी, उससे भी कम रहेगी। 150 कर रहे हैं आप, 150 से 200 के बीच में रहेगी आप कह रहे हैं। 400 पार खत्म है इनका। गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी 2024 में। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, चर्चा तो हम ही लोग करेंगे, कौन जीता कौन हारा। धनंजय जी इस पर 10 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 150 से 200 पर सिमट जाएंगे आप, 400 पार कहते रहिए, आपके मन से कह ले लीजिए 500 550 चले जाएंगे हम तो। पूर्णिमा जी, अरब के एक बड़े आलिम जुन्नैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, वो खुदा का पता बताते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता अगर 150-200 भी बताते हैं तो उनके लिए बड़ी चीज है, क्योंकि वो 40 की स्थिति में नहीं है, वो डबल डिजिट में आए कि नहीं, समस्या उनके साथ वहां है। कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी कि कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी। समस्या वहां पर है, क्योंकि उनके कांग्रेस के सिर्फ 3 स्टेट में, उनके 70% सीटें सिर्फ 3 स्टेट में, एक पंजाब, एक केरल और तीसरा तेलंगाना।
तेलंगाना में स्थिति उनकी खराब होती जा रही है डे बाय डे। तमिलनाडु में उनकी स्थिति डे बाय डे खराब होती जा रही है। केरल में उनके साथ अलायंस कम्युनिस्ट के साथ अभी तक नहीं बन पाया है और पंजाब उनके हाथ से जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने अलायंस सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो जानती थी कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें वो ला सकती है। तो कांग्रेस की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है। कांग्रेस कहीं चर्चा में ही नहीं है। कांग्रेस एक समय होता था, अब शेष हो गया। इस चुनाव के बाद उसका शेष आपको नहीं मिलेंगे। तो वो बेचारे इतनी सीटें भी बोलते रहे, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ज्योति जी कांग्रेस का डबल डिजिट में आ जाए इनकी संघर्ष कर रहे हैं बेचारे। तो मतलब वो क्या बोले, इससे ज्यादा क्या अपने बारे में बात कर दी। आपकी बात करते करते ये कह रहे हैं आप? उनकी वो सोच ही नहीं पा रहे वहां तक। वो राष्ट्र को वो सोच ही नहीं सकते थे कि 11वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनेगी। वरुण जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन संदेश यादव जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरएलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में वो मौजूद हैं। संदेश यादव जी, आपका स्वागत करते हुए अभी नीचे खबर चल रही है कि पटना पहुंच चुके हैं पशुपति पारस। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और यह भी बता दिया कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब पशुपति पारस हाजीपुर से 8 बार के सांसद जी, अब उनकी राहें क्या आरजेडी के साथ, विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ रही हैं? नाराजगी को उनको कैसे नजरअंदाज बीजेपी ने कर दिया या उनकी नाराजगी को बहुत हल्के में ले लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से आरएलजेपी का अलायंस रहा। लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस था और हम जब से पारस जी अध्यक्ष बने और केंद्रीय मंत्री के रूप में थे, वो निष्पक्ष, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सबसे ईमानदार सहयोगी रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बात नहीं की, उनसे ये चर्चा नहीं की कि सीट का बंटवारा होगा तो उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। चिराग पासवान ने एक माहौल बनाया, एक माहौल पूरा क्रिएट कर दिया गया, पूरा एक मैनेजमेंट प्लान किया गया, उस मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीजें प्लान हुई और भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि सब कुछ अब क्लियर हो गया, सब कुछ चिराग के हाथ में, तो चिराग को दे देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाजीपुर की सीट का असली उत्तराधिकारी कौन है। माननीय हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवित रहते हुए उस सीट से पशुपति कुमार पारस जी को सांसद बनाया और उनको चुनाव लड़ाया। तो उत्तराधिकारी कैसे तय होता है इस देश में? पिता का बेटा उत्तराधिकारी होता है, वो समझ में आता है, लेकिन वो सीट उन्होंने अपने रहते हुए हाजीपुर की उनको दी, क्योंकि हाजीपुर में शुरू से लेकर अंत तक सारी मेहनत उन्होंने की। उनका संगठन था। विल थोड़ी हो गई कि हमने लिख दिया है अपना ये सब कुछ अब पशुपति पारस के नाम। पशुपति पारस को खुद अभी धनंजय जी कह रहे थे कि उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई 8 बार के सांसद रह चुके हैं, अब उनको चिराग पासवान को मौका देना चाहिए। भतीजे से भला कैसी लड़ाई चाचा? तो चिराग पासवान जी जमुई की सीट से 2 बार से सांसद थे, पिछले 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। वो सीट से सांसद थे तो वो उसको छोड़ के हाजीपुर क्यों भागना चाह रहे थे? जब उनको पता है कि चाचा उनके वर्तमान सांसद हैं तो सबसे बड़ी दावेदारी किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं की, उनसे चर्चा नहीं की। उनको बुलाकर बिठाकर बात करनी चाहिए थी कि हम हाजीपुर पे ये काम करने जा रहे हैं, आपकी हमारी इसमें संतुष्टि चाहिए, आप बड़ा दिल दिखाइए, आप अपने भतीजे को आगे करिए। ऐसी चर्चा भाजपा के नेताओं ने उनसे क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात यह है कि एक पूरा व्यक्ति, एक इतना बड़ा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके भारत सरकार के साथ एनडीए में गठबंधन में कैबिनेट का मंत्री, उससे चर्चा करना जरूरी नहीं समझा? क्या नाराज हैं तो जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव? नाराज, देखिए ये ज्वाइन करेंगे आरजेडी? ब्रेक कर दीजिए सर, खबर अभी मैं चलवा देती हूं। ये निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और हमें अभी तक इसके लिए उन्होंने अधिकृत नहीं किया है कि हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं। निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे ना? उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा चाहे जो हो जाए। तो निर्दलीय लड़ेंगे या जाएंगे लालू प्रसाद यादव आरजेडी से मांगेंगे वो सीट? हम नवादा भी लड़ेंगे, हम समस्तीपुर भी लड़ेंगे, हम तीनों की तीनों सीट पे लड़ेंगे। और किसके साथ लड़ेंगे? आपके 4 तो चले गए इधर। हमारे साथ 3 सांसद है ना, पशुपति कुमार पारस जी के साथ प्रिंस राज जी हैं, चंदन सिंह हैं, तीनों सांसद हम लोग लड़ेंगे, चाहे हम आरजेडी के साथ जाएं चाहे हम निष्पक्ष लड़ें। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। दरवाजे खुले हैं, जो उनको समझ में आएगा, जो बातचीत से जो ऑफर उनको समझ में आएगा उस पर कार्य करेंगे। वो उनका अपना निर्णय है, यानी कि ऑफर मिल रहा है बातचीत से जो समझ में आएगा। धनंजय जी, इस पर 20 सेकंड की प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी और उसके बाद नीलम मिश्रा जी और वरुण पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। धनंजय जी, कल्चर खत्म हो गया क्या बीजेपी में? आकर बैठकर बात करें, बुलाएं, या वही पर्ची सिस्टम चालू हो गया है कि ऊपर से आदेश आ गया अब इसको लागू करवा दिया जाए?
देखिए, भारतीय चिंतन धारा का प्रचार, राष्ट्रवाद की हुंकार, भारत के शौर्य का गान, भारतीय ज्ञान का वैश्विक विस्तार और भारतीय संस्कृति के लिए ही सजग, सबल, समर्थ कार्यकर्ताओं की एक पूरी फौज भारतीय जनमानस के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। और हम लोग लगातार संवाद प्रक्रिया में रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि संवाद प्रक्रिया नहीं हुई हो, लेकिन अगर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो उच्च स्तर की बात है, पारस जी की बात है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बात है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, आप देखिए, अभी तक कोई व्यक्ति बाहर आकर के किसी ने ये नहीं कहा, पारस जी ने भी खुद कहा कि प्रधानमंत्री के नहीं, नेतृत्व पशुपति में पारस आस्था अभी व्यक्त अभी ये करता कह हूं। रहे हैं, सुनिए धनंजय और जी, तमाम तरह खबर की चल बात- रही है अभी अभी। पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के साथ और हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और आप ये भी समझिए कि अगर 5.31% का पासवान वोट बैंक है, तो अगर पशुपति पारस चले जाए लालू प्रसाद यादव से मिलने, आरजेडी उनको ले ले, अगर मान के चलिए, तो आपका ये वोट बैंक तो कटेगा ना सीधे सीधे। देखिए, हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए गोल्डन वर्ड्स हैं, जिसमें हम किसी जाति, धर्म, मत, पधम, संप्रदाय को नहीं बांटते हैं। ये माई बाप, भाई बहन, बेटा बेटी की पार्टी थोड़ी ना है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए गोल्डन वर्ड्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियां उस मंत्र पर मंत्रणा करेंगी कि कोई ऐसा भी विचारक, कोई ऐसा भी सोच, कोई ऐसा भी चिंतक इस धरती पर आया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, लेकिन सबका प्रयास। विश्वास आपने सबको तोड़ा ना। साथ आपने लेकर के आपने चलने धनंजय की जी बात। कौन सा सबका अगर सबका इनको- अगर विश्वास कोई रखा? आहत हुआ है आप हमारा बताइए, सहयोगी, सबका साथ तो सबका उसका- विकास की आपने बात की, तो सबका विश्वास कहां चला गया? आपकी कैबिनेट में अकेले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, आपने उनके साथ कौन सा विश्वास दिखाया? आपके नेताओं ने उनसे बैठ के बात क्यों नहीं की? अगर आप इस प्लानिंग पे काम कर भी रहे थे, तो आपको एक बार उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। सबका विकास, सबका साथ तो समझ में आता है, विश्वास कहां गया? ये तो विश्वासघात हो गया। संदेश जी, आप समय के हिसाब से संदेश जी। चीजों को पलट रहे हैं। आप इस बात को समझिए संदेश कि जी। हाजीपुर जो है, पशुपति कुमार मतलब पारस कोई एक लाइन राजनीति में- के नए एक नेता लाइन में नहीं है, अगर धनंजय वो जी का 40 साल कहूं, 50 साल की राजनीति का everything अनुभव is है। fair in love and आपका politics. एनडीए का लिया गया निर्णय, No. आपको Everything is आपको- fair in love and आपको- politics. एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ, हमारे लिए वो राजनीति आपको सेवा देर का से समझ प्रकल्प में है आएगा कि सबका और साथ प्रेम- और सबका प्रेम विकास समर्पण क्या का होता प्रतीक है। है। अगर हमारे ये अध्यक्ष ने ये संस्कृति कहा है तो कि हम वहां से लड़ेंगे, बर्बरों तो की है। लड़ेंगे। आज से ये 5 बर्बरों की दिन पहले, संस्कृति है, ये धनंजय जी बर्बर सुनिए, संस्कृति आज है। से 5 दिन पहले मेरी बात सुनिए आप। आज से 5 दिन पहले जो हमारे पूर्णिमा जी जो राष्ट्रीय पूछ रही नेता हैं ने संदेश जी, मैं बैठकर उसका प्रेस जवाब दे रहा कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं जब तक पार्टी की सीट आधिकारिक रूप से डिक्लेयर तब तक नहीं हो मैं कुछ जाएंगी, नहीं कहूंगा। तब तक मैं प्रतीक्षा हाँ। करूंगा। उसके बाद 5 दिन के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दिया। 5 दिन से आपका विश्वास कहां था? आपने क्यों उनमें विश्वास नहीं दिखाया? आपने बैठ के उनसे बात क्यों नहीं की? आपके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने उनको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए?